नुसुक ने एक अनाउंसमेंट करा था कि उनको मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम 48 आवर्स चाहिए। उम्रा वीजा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स हैं, अनक्लियर स्टेटमेंट है। आप अगर एप्लीकेंट है तो आपके दिमाग में भी आता होगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये कोई लॉजिक थोड़ी ना है कि भाई आप जद्दा नहीं आ सकते, आप मदीना नहीं आ सकते। जिस दिन से आपका वीज़ा शुरू होता है उसी दिन से आपका डेट शुरू हो जाता है, आप कोई दूसरे सिटी नहीं जा सकते। ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स घूमते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक जो र्यूमर्स है उसका एक डेप्थ बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है और क्यों ओरिजिनेट हो रहा होगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको उम्रा वीज़ा अप्लाई करना है तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो अपना टाइम लेके चलिएगा। जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो क्लियर स्कैन कॉपी सबमिट कीजिए। एक बार मुझसे प्राइस चेक कर लीजिए, क्या पता वो प्राइस मुझसे या जो भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उनमें से एक बार प्राइस रिवैलिडेट कर लीजिए। कई बार ये रहता है कि प्राइस एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है, फिर आप नाराज होते हैं। ओके, प्राइस का कोई वैलिडिटी नहीं है, उस दिन का जो रेट रहता है वही आपको बताया जाता है। ओके, पहले मैं बात करता हूं ये नुसुक का जो अनाउंसमेंट आया था उसके बारे में। वीजा प्रोसेसिंग आपने कई बार कई एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि हम विद इन 1 आवर, विद इन 4 आवर, ओवरनाइट हम आपको वीजा दे देते हैं। वीजा प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता था, एक दिन मोर देन सफिशिएंट था। लेकिन आने वाले कुछ न्यू रिक्वायरमेंट्स के वजह से टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे नुसुक को ये अनाउंसमेंट करना पड़ा कि भाई आप 48 आवर्स का कम से कम प्रोसेसिंग टाइम लेके चलिए। इसके लिए आपको ये ग्रुप में जो आते हैं लोग उसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। जब भी पैकेज जो लोग जो एजेंसी पैकेज में लोगों को सऊदी लाते हैं उम्रा करवाने के लिए, वो पहले से अपना ग्रुप टिकट परचेज करते हैं, होटल का अरेंजमेंट्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन वो वीज़ा पहले से तो अरेंज नहीं कर सकते। वीज़ा के लिए उनको एप्लीकेंट होना पड़ेगा। जब तक एप्लीकेंट नहीं होगा, पासपोर्ट नहीं देंगे, पासपोर्ट नहीं होगा तो वीज़ा कैसे अप्लाई होगा। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए 60, 70, 80 लोगों का उन्होंने पैकेज बनाया, लेकिन उसमें से बस 30 ही लोग आए हैं। अब डिपार्चर में 3-4 दिन बच गए, लास्ट में उन्होंने प्राइस कम करा और बहुत सारे लोग आ गए कि भाई मैं भी जाऊंगा, ये कम प्राइस है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उस समय तो उनके पास वीज़ा है नहीं, तो वीज़ा के लिए वो अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करते हैं तो जो यहाँ पे अप्रूविंग अथॉरिटी रहता है उनके पास प्रेशर रहता होगा कि भाई वीज़ा इशू करना है। वो टिकट दिखाते हैं कि भाई टिकट है, प्लीज़ जल्दी से आप अप्रूव कर दो। तो ये सारे हरकतों के वजह से इनको एक गाइडलाइन और अनाउंसमेंट इशू करना पड़ा कि भाई आप कम से कम 48 आवर्स का टाइम लेके चलिए, है ना, हमें प्रेशर मत कीजिए। और यहाँ पे आपने देखा होगा हर जगह उम्रा वीज़ा के बारे में जितनी भी आज तक गाइडलाइन आए हैं, सर्कुलर आए हैं, सब में ग्रुप का ही बात होता है। क्योंकि उम्रा वीज़ा कोई सिंगल इंडिविजुअल ट्रैवलर्स का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं था। जब भी आप देखे होंगे, अभी यही सर्कुलर में अगर आप देखेंगे अनाउंसमेंट में, तो उसमें बस ग्रुप के बारे में बताया है, क्योंकि मिनिस्ट्री को यही पता है कि ग्रुप में वह लोग आते हैं। लेकिन जो उम्रा वीज़ा है वो समय के साथ साथ बदल गया है। पहले क्या होता था, उम्रा वीज़ा में लोग आते थे उम्रा करने के लिए। अब उनके पास प्रॉब्लम ये था कि भाई मैं उम्रा करने आ रहा हूँ, बाकी दूसरा शहर में जा नहीं सकता, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, इतना खर्च करके आ रहा हूँ तो मैं दूसरा शहर भी जाना चाहता हूँ जहाँ पे उनसे मिल के फिर वापस अपने अपने देश चले जाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक सर्कुलर रिलीज कर दिया, गाका ने, जो एविएशन अथॉरिटी है, कि भाई उम्रा वीज़ा पे जो लोग आएंगे वो किसी भी एयरपोर्ट में आ सकते हैं और किसी भी एयरपोर्ट से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया। अब धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट है उम्रा वीज़ा का वो बदल गया। लोग अभी आते हैं फैमिली विजिट के लिए और साथ में उम्रा भी कर लेंगे, तो वो टोटल बदल गया। तो उम्रा वीज़ा ग्रुप में तो आ ही रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो इंडिविजुअल वाले भी बढ़ गए। और जब इंडिविजुअल वाले बढ़ गए तो उसमें बहुत सारे वायलेशंस होने लगे, ओवर स्टे होने लगे और बहुत सारे एक्टिविटी होने लगे, जिसके वजह से और सारे नियम कानून बढ़ा दिए गए। कौन कौन से, कि भाई आप अगर आएंगे तो आपको होटल बुकिंग होना चाहिए, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, आपको ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट पहले से ही था, लेकिन अभी जो है इसको इन्फोर्स कर दिया गया है।
इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर दिया गया है इस बार। अब जिससे ये भी अफवाहें फैल रहा है कि भाई इंडिविजुअल आप जद्दा नहीं आ सकते, मदीना नहीं आ सकते। वो अफवाहें क्यों फैल रहा है मैं आपको बताता हूँ, सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि मैं भी उम्रा वीज़ा एप्लीकेंट से डील करता हूँ। अब एक एक एप्लीकेंट को अगर आप ये बताने लगे कि भाई अगर आप जद्दा या मदीना में आओगे तो वहाँ पे नुसुक वाले लोग खड़े रहते हैं, वो नुसुक वाले लोग अगर आपका वीज़ा देखेंगे और उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं होगा तो उस पर नकाबा पेनल्टी आता है, और नकाबा पेनल्टी आएगा तो वो पे ही करना पड़ता है। आप आने वाले हैं जद्दा लेकिन आपको बस में बैठा के मक्का पहुंचा दिया जाएगा। ये सारी बातें जब बताना शुरू करते हैं तो एप्लीकेंट पूछता है ये नुसुक वाले लोग कौन होते हैं, ये नकाबा पेनल्टी क्या होता है। अब इतने सारे जवाबों का सवालों का जवाब देगा कौन इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता है एक एप्लीकेंट के साथ इतना कम्युनिकेट करे। तो इसीलिए सिंपली लोग ये बोल देते हैं कि भाई आप जद्दा और मदीना नहीं आ सकते इंडिविजुअल लोगों को। ये एक कहानी है जो आपको हर चीज हर लोग नहीं बताएगा। अब कोई आपको बता दिया तो आपका इनरिच हो गया, कई बार नहीं बताते, आप अनाप शनाप बोल के चले जाते हैं। पेशेंस एक गिफ्ट है जिसको एंजॉय करना चाहिए। ओके, मुझसे जो लोग बोलते हैं मैं उनको क्लियर कट बता देता हूं ताकि उनको भी अवेयर रहे और वो बाकी आगे 2-3 लोगों को बताए। तो इसमें मैंने आपको 2-3 जो कंसर्न है आपको वो क्लियर कर दिया कि नुसुक वाले वो 48 आवर्स का ही क्यों बात कर रहे थे उस अनाउंसमेंट में, ये उम्रा पैकेज में किस तरह से लोग डील करते हैं लास्ट मोमेंट में, जद्दा और मदीना के लिए क्यों ये लोग बोलते हैं कि भाई आप नहीं आ सकते, या फिर जो भी र्यूमर्स फैल रहा है। ओके, इसमें एक और चीज ध्यान में रखने वाला बात है, वीजा जो होता है उसका एक वैलिडिटी होता है और एक स्टे पीरियड होता है जिसको बोलता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे। वीजा में ये दोनों चीजें लिखा हुआ रहता है। अब इसका कोई मतलब होगा, जब भी मुझे लोग पूछते हैं, मैक्सिमम लोग जब मुझे पूछते हैं तो एक लाइन बोलते हैं, क्या उम्र कब वीजा कब से शुरू होगा। ये गलत है। देखिए वीजा कब से शुरू होगा मतलब क्या शुरू होगा उसका, वैलिडिटी या फिर स्टे पीरियड। आपको किसी से भी पूछना है तो इस तरह से पूछेंगे तो जवाब देगा। एजेंसी वाले आपको इन सारे जवाबों के सवालों के जवाब बिल्कुल भी नहीं देंगे, आपको एजुकेट नहीं करेंगे, उनके पास बहुत सारा काम रहता है, हर किसी के पास रहता है। ओके, और आपको यही बोल दिया जाता है शॉर्ट में कि भाई जिस दिन से तुम्हारा वीजा इशू हुआ उस दिन से चालू हो गया दिन, अपना उस दिन से जाके जल्दी से आ जाओ 90 दिन के अंदर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं आप ओवर स्टे ना करें। हर किसी को अपना जो अपना कंसर्न है उसको प्रोटेक्ट करके आगे चलना रहता है। अगर मान लो आपको ये बोल देंगे कि भाई तुम्हारा वीजा 90 दिन का है, तुम 50 दिन बाद भी जाओगे तो 90 दिन रुके हुए, तो उनको ये डर रहता है कि कहीं वो ओवर स्टे ना हो जाए, इसलिए सिंपल सेफेस्ट बता देता है कि भाई जिस दिन से वीजा शुरू हुआ उसी दिन से आप 90 दिन रुक सकते हैं। 90 दिन तो आप रुकेंगे क्योंकि स्टे पीरियड तो उससे आगे का ही रहता है। तो ये एक चीज आप लोगों के दिमाग में आता है। अब वैलिडिटी और जो पीरियड ऑफ स्टे है वो क्लियरली लिखा होता है, पढ़िए, इंग्लिश में लिखा रहता है, अरबी में लिखा रहता है। अगर ये दोनों भाषा भी नहीं आता है तो हिंदी में कन्वर्ट करके लिखिए या फिर जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके पढ़िए। वैलिडिटी का एक सिग्निफिकेंट रोल है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक वीजा दिया गया है किसी एक कंट्री में ट्रेवल करने के लिए। जब आप उस कंट्री में जाएंगे तो उसके लिए आप वीजा लेके तो पैदल चले नहीं जाएंगे, फ्लाइट टिकट बुक करेंगे, होटल अरेंजमेंट करेंगे, बाकी फाइनेंशियल अरेंजमेंट करेंगे, अपना ऑफिस से छुट्टी लेंगे, ये सारे अरेंजमेंट होता है। इसीलिए उसका वैलिडिटी दिया जाता है कि भाई इतना दिन वो वैलिड है, इन दौरान आपको इस वीजा को यूज करना है, मतलब इस वीजा पे आपको ट्रेवल करना है। ओके, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि जिस दिन से तुम्हारा वीजा शुरू होगा उसी दिन से 90 दिन शुरू होगा। तो लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे कि मुझे 90 दिन तो रहना है, 85 डेज दिन रहना है, 87 डेज रहना है, तो मैं 4 दिन बाद अगर जाऊंगा तो अभी वीजा अप्लाई करूंगा तो कम से कम मुझे 80 से ज्यादा दिन रहने तो मिल जाएगा। ये उनके मेंटेलिटी में है, इसीलिए लोग लास्ट मोमेंट में अप्लाई करते हैं। ओके, अब ये ग्रुप वाले जो हैं वो क्यों लास्ट मोमेंट में देते हैं वीजा अप्लाई करने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि उनको लास्ट मोमेंट में ही सीट फुल करना रहता है, तो इसीलिए। तो वीजा वैलिडिटी 90 दिन का होता है, और जिस दिन से वीजा आपका इशू हुआ उस दिन से वो शुरू हो गया, 90 दिन आपका चालू हो गया, टिक 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 चालू हो गया। अब उस 90 दिन के अंदर आपको ट्रैवल करना है। जिस दिन से आप इंटर कर गए वीजा वैलिडिटी
के अंदर उस दिन के बाद आपका एक दूसरा पीरियड शुरू होता है 90 दिन का, वो नीचे लिखा हुआ रहता है वीजा में, जिसको बोलते हैं क्या, पीरियड ऑफ स्टे, विच इज ऑल्सो 90 डेज। मतलब वहां से आप 90 डेज रुक सकते हैं, इरेस्पेक्टिव आपका वीजा एक्सपायर हो गया हो, जो भी हो गया हो। एक बार आप सऊदी के अंदर घुस गए, मान लो वीजा एक्सपायर हो गया, सिंगल एंट्री वीजा है, तो उस दिन से आपका स्टे पीरियड शुरू होता है और आप 90 दिन रुक के वापस आ जाइए। हर एक वीडियो में मैं यही बात बोलता हूँ, लेकिन लोगों का एक प्रॉब्लम है कि वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं और फिर क्या ही बोले उनको। ओके, तो ये हो गया आपको क्लियर कि 48 आवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है और जद्दा मदीना का क्या है ना। इंडिविजुअल वीज़ा का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन हमने उसे बना दिया है इंडिविजुअल वीज़ा का। अब कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ, वीज़ा इशू हो रहा है, ओके, नंबर 1। नंबर 2, ड्यूरेशन जो है, प्रोसेसिंग टाइम वो ज़्यादा है। तीसरा बात यह है कि आप अपना टिकट बुक मत कीजिए वीज़ा से पहले। टिकट बुक करेंगे तो आप फिर अपना पैसा बर्बाद करेंगे। प्राइस जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है ड्यू टू डिमांड, तो इस चीज़ का कंसिडर कीजिएगा। बाकी अगर आपको मुझसे अगर वीज़ा अप्लाई करना है, उम्रा वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप अपना पासपोर्ट का क्लियर स्कैन कॉपी, पैन कार्ड का कॉपी फ्रंट साइड भेज दीजिएगा। अगर फैमिली मेंबर है, मोस्टली फैमिली मेंबर का ही हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इकामा का कॉपी आप भेज दीजिएगा और 100% एडवांस पेमेंट, आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया जाएगा और जितने भी दिन में आएगा आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपको अगर वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेना है, तो वो आप हमसे ले सकते हैं, हमारे सर्विस डिपार्टमेंट आपके लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके देगा। बाकी अगर आपको एक कंप्लीट फैमिली रेसिडेंट वीज़ा का कंसल्टेंसी चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड मास्टर वीडियो बनाया है, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल में, देख लीजिए। 11 स्टेप्स हैं, अगर वो स्टेप्स आप कंप्लीट करते हैं तो आपका फैमिली रेसिडेंट वीज़ा इशू हो जाएगा, इकामा भी इशू हो जाएगा, उसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं दूसरे किसी वीडियो में उसे कवर करके ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।